नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं भारत में अंतरिक्ष संगठनों के बारे में कि जो पब्लिक है और प्राइवेट जो अंतरिक्ष संगठन है उनके बारे में जानेंगे कि पब्लिक तो जो है ही है, जो प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में भी हम जान लेंगे ताकि अगर आपको कहीं कोड करना हो तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर इसरो के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के बारे में। इससे पहले एक लेक्चर में हम थोड़ा सा इसरो के बारे में इसरो के बारे में पूरी ही जानकारी हासिल कर चुके हैं कि कब इसका गठन होता है, इससे का पहला संगठन जो है तो वो क्या होता है। इसरो देखिए, इसका गठन होता है 1969 में। इससे पहले 1962 में इनकोस्पार क्या इनकोस्पार करके एक कमेटी होती है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस कमेटी के नाम से एक कमेटी होती है। बाद में 1969 में जो है ये बदल जाती है, किसमें, इसरो के रूप में बदल जाती है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां रही है तो देखिए, उपग्रहों की पूरी की श्रृंखला इसने लॉन्च की है, जिसमें इनसेट श्रेणी के है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जी सेट जो है वो है, कार्टोसेट श्रेणी के जो है, ओशन सेट श्रेणी के जो है, इन ये इस प्रकार के सारे सैटेलाइट लॉन्च करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर देखिए, चंद्रयान और मंगलयान मिशन जो है, इनके माध्यम से चंद्रमा और मंगल का भी अन्वेषण इसरो ने किया है ना। चंद्रयान तो हमने देखो भेजा ही है, 2008 में भेजा था पहला। बाद में देखिए यहाँ पर चंद्रयान 2 भी भेज दिया, चंद्रयान 3 भी यहाँ पर भेज दिया, विक्रम लैंडर रोवर, इनके बारे में आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो कभी और लेक्चर में जो है हम पूरे चंद्रयान का जितने भी मिशन है, तीनों मिशन, उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। ठीक है, फिर पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे स्वदेशी प्रक्षेपण वाहन भी हमने बनाए। इस पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था, जो एक लेक्चर था जिसमें हमने इसरो के बारे में पूरी जानकारी हासिल करी है, तो उसमें पूरे के पूरे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, प्रक्षेपण वाहन है, उनके बारे में थोड़ा हल्की से जानकारी हमने बताई थी कि पहले जो है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आता है, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आता है, फिर जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आता है। उसके बाद में जीएसएलवी मार्क 3 आता है, जो कि सबसे भारी भरकम जो है सामान को ले जाने के लिए उपयोग में आता है। यहाँ पर देखिए पीएसएलवी में यहाँ पर 4 स्टेजेस होती है, सॉलिड लिक्विड। जीएसएलवी में 3 होती है, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक। इस प्रकार से एक अलग ही लेक्चर में हम उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। समझने के लिए अभी आप समझते रहे। फिर अंतरिक्ष मिशन में अगर देखें तो मंगलयान भेजा है ना, और मंगल पर सफलता प्राप्त करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। कौन सा पहला एशियाई देश? और इस प्रकार से चांद पर जाने वाला भी, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया भारत। समझ गया? भारत भारत पहला देश बन गया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, वो भी इसके दक्षिण ध्रुव पर। कहां पर? दक्षिण ध्रुव जो है वहां पर लॉन्च करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बन गया है। फिर अगर हम आ जाए तो प्रमुख और इसके जो उद्देश्य कार्य हैं उनमें आ जाए तो उपग्रहों के विकास और प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। कई प्रकार के उपग्रह हमने लॉन्च करे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसने लिया है और सहयोग किया भी है, साझेदारी की है, जैसे नासा के साथ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में, रोस्कॉस्मोस जो कि है रशिया की, किसकी? रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ। इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो भी स्पेस एजेंसीज हैं उनके साथ साझेदारी इसरो ने करी है। तो ये हम जान लिए हमने इसरो के बारे में ब्रीफ में। फिर आ जाता है दूसरा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन सेंटर, पूरा इसका नाम है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण जो है ये इन स्पेस। ठीक है, इसका गठन किया गया था 2020 में। कब? 2020 में इसका गठन किया गया था। क्या इसका उद्देश्य था इन स्पेस का? तो इसका उद्देश्य था निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदार बनाना और उनके ऊपर निगरानी रखना, है ना। अब तक देखिए इसरो ही सारा काम करता है अंतरिक्ष से रिलेटेड, मगर अब हम चाहते हैं कि यूएसए के जैसे यूएसए में स्पेस एक्स वगैरह है ना, इस प्रकार से भारत में भी जो निजी क्षेत्र है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आए और भागीदारी निभाए। इसके लिए इनको जो है जो निजी क्षेत्र है उनकी गतिविधियों को इस इसरो के क्षेत्र में जो है या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भागीदार बनाना होगा, और उनको थोड़ा सा आप कहो कि उनको थोड़ा मोटिवेट करना होगा। साथ साथ उनके ऊपर निगरानी भी रखनी होगी कि अगर वो कोई ऐसा लॉन्च करते हैं कुछ भी उपग्रह वगैरह, तो उसको जो है वो उपग्रह वगैरह जो है वो पूरी जो पब्लिक लाइबिलिटी होती है उसका पूरा पालन करें, और किस प्रकार से वो किसी भी प्रकार से जो है वो हानिकारक सिद्ध ना हो जाए पब्लिक के लिए। ठीक है, इसके लिए उनके ऊपर निगरानी रखना आवश्यक है, पब्लिक सेफ्टी जो होती है उसके लिए। ठीक है, निजी कंपनियों के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करता है इनस्पेस, किस प्रकार से
कौन से रेगुलेशंस इनके ऊपर लागू होंगे, है ना। मान लीजिए कि कोई निजी कंपनी है, वो सैटेलाइट लॉन्च कर दे और वो जाके किसी गहरी और सघन बस्ती के ऊपर गिर जाए, तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो जो लोग वहां पर मरे, जो क्षति जन धन की होगी, हानि होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ ही साथ इसरो और निजी क्षेत्र के बीच में सहयोग को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है कि भाई निजी क्षेत्र भी आए, इसरो भी आए, दोनों के दोनों आए और यहाँ पर सहयोग करे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है। फिर अगला आ जाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना की गई थी 2019 के माध्यम से, बजट में इसकी स्थापना की गई थी 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना। क्या करना? प्रक्षेपण सेवाएं, यानी यहाँ पर अगर किसी विदेशी किसी स्पेस एजेंसी को हो या किसी संस्था को उपग्रह वगैरह लॉन्च करवाने हैं, खासतौर से जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं ना, SSLV अपनी है इसके लिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट्स वो अगर उनको लॉन्च करवाना हो भारत से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करवाते हो, क्योंकि बहुत ही कम कीमत में जो है, बहुत ही कम खर्चे में भारत जो है ये लॉन्च कर सकता है। तो ये लॉन्च करवाना है तो किससे संपर्क करना पड़ेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से। ये जो है आपको लॉन्च जो से रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेगी। और साथ ही साथ इसरो के उपग्रह और जो उसके टेक्नोलॉजीज है उनका व्यवसायीकरण करना, उनका कमर्शलाइजेशन करना भी इसका उद्देश्य हुआ करता है, ठीक है। ये है NSIL, टू हार्नेस इंडिया स्पेस पावर कमर्शियली। तो जो अपना स्पेस पावर है उसको हम कमर्शियली किस प्रकार से हार्नेस कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है R&D भी कैरी आउट करेगी ये, ठीक है। जो इसरो ने R&D करी है उसका फायदा ये लेने की कोशिश यहाँ पर करती है। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये अंतर्गत ये आती है। तो ये हमने देख लिया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। फिर एक और संगठन आ जाता है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। बहुत पुराना संगठन है ये, 1992 में ही बन गया था। और उस टाइम पे एंट्रिक्स जो है वो इसरो की कमर्शियल आर्म हुआ करती थी। इसका आपको कि व्यवसायिक शाखा, इसकी क्या व्यावसायिक शाखा के रूप में काम करता था इसरो की एंट्रिक्स, है ना। 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं हैं उनका प्रबंधन ये करवाता था कि अगर भारत के बाहर जो है वो हमें इसरो की जो लॉन्च व्हीकल है उनको भारत से बाहर कहीं हमें प्रक्षेपित करवाना है, जैसे कि हम करवाते हैं अमेरिका वगैरह से करवाते हैं, रशिया से करवाते हैं और दूसरे देशों से करवाते हैं। तो उनके लिए ये सब, जैसे फ्रांस से करवाते हैं, फ्रेंच गुयाना से होते हैं, तो उनका प्रबंधन करना सारा का सारा इसका काम हुआ करता था। फिर जो भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विपणन करना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड कोई काम हो या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी की जो इसरो ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है उसका कहीं और बेचना हो, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी हो दूसरे देशों को, तो उसका सारा का सारा इंतजाम कौन करता था? ये एंट्रिक्स कॉरपोरेशन क्या करता था। तो कल को यूपीएससी पूछ ले कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है ये इसरो की व्यावसायिक या वाणिज्यिक शाखा हुआ करती थी, तो हाँ हुआ करती थी, अभी भी है ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम आ जाए, अब हम देखें तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव तो आए ही आए हैं। पब्लिक जो क्षेत्र की जो संगठन है, अभी हमने देखा एंट्रिक्स, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये सब तो है ही है। और निजी कंपनियां भी अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे आने लगी है। जैसे USA में होता है ना, वैसा अब भारत में भी होने लगा है कि भारत में भी जो स्टार्टअप्स हैं वो आगे आने लगे हैं, ठीक है। जैसे इन स्पेस और न्यू NSIL जैसी संस्थाओं की स्थापना के बाद में कई अंतरिक्ष स्टार्टअप उभर के आए हैं जो उपग्रह निर्माण में, प्रक्षेपण वाहन में यानी लॉन्च व्हीकल बनाने में, प्रपल्शन सिस्टम में और अन्य नवाचारी प्रौद्योगिकी का काम भी कर रहे हैं। ऐसे हैं जो प्रपल्शन सिस्टम में काम कर रहे हैं, कुछ तो लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, कुछ जो है उपग्रह ही बना के भेज रहे हैं। ऐसे भी प्राइवेट जो है स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू हो गए। अगर आपको पहले इसके बारे में नहीं पता तो आपको ताज्जुब होगा ये जानकर, है ना। ये स्टार्टअप्स जो है भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और देश को अंतरिक्ष गतिविधियों में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो भारत के वो प्रमुख अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं वो कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इनकी भूमिका के बारे में भी हम जानेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले आ जाता है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। कब की गई थी? 2012 में इसकी स्थापना
ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में काम करता है, तो उपग्रह निर्माण करता है और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो ये प्रदान करता है। ध्रुवा, तो ध्रुवा क्या करता है, उपग्रहों का निर्माण करता है ना। संचार सेवाओं के लिए समग्र समाधान भी प्रदान करता है और उसका उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के उपग्रहों का निर्माण और दक्षता लाना है। तो ध्रुवा क्या करता है, ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये छोटे छोटे जो आप कहो कि उपग्रह हैं उनका निर्माण करता है, स्मॉल सैटेलाइट से उनका निर्माण करता है। फिर दूसरा आ जाता है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। क्या जाता है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस की, है ना। और इसका उपग्रह इसका जो केंद्रित क्षेत्र कौन सा है, कौन से क्षेत्र में काम करता है, तो ये करता है प्रोपल्शन सिस्टम के क्षेत्र में ये काम करता है। प्रोपल्शन सिस्टम मतलब वो जो उस लॉन्च व्हीकल है उसको ऊपर ले जाने में एक सिस्टम काम करता है ना, वो होता है प्रोपल्शन सिस्टम। उस प्रोपल्शन सिस्टम के क्षेत्र में ये काम करता है ना, जो छोटे प्रक्षेपण वाहनों के लिए नवाचारी प्रोपल्शन सिस्टम जो है विकसित करने में करता है। फिर तीसरा आ जाता है आध्या एरोस्पेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2016 में आध्या एरोस्पेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये किस क्षेत्र में काम करता है, तो ये क्षेत्र में काम करता है उपग्रह डिजाइनिंग करने में, निर्माण में और प्रक्षेपण वाहनों और प्रोपल्शन सिस्टम में। यानी आध्या एरोस्पेस तो सब में काम करता है, ये जो है उपग्रह भी डिजाइन करता है, उनका निर्माण भी करता है, प्रोपल्शन सिस्टम में भी काम करता है, लॉन्च व्हीकल भी बनाता है, सैटेलाइट भी बनाता है। ठीक है, ठीक। और चौथा आ जाता है अग्निकुल कॉस्मोस। तो आपको कुछ दो चार तो याद रखने ही रखने हैं, अगर मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर कोट करने में आपको काम आएगा। अग्निकुल कॉस्मोस बना था 2017 में। ठीक है, और इसका काम क्या था, तो इसका क्षेत्र कौन सा है, तो यह है छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन बनाने में, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना जो है इसका कार्य है, उस क्षेत्र में काम करता है अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो। और ये कस्टमाइजेबल और किफायती प्रक्षेपण वाहन जो है बनाता है। कस्टमाइज कर सकते हैं कि छोटा बनाना, या आपका मान लीजिए कि उपग्रह किसी और तरीके का हो तो उस तरीके से भी ये बना सकता है। फिर है मेनास्टो स्पेस, 2017 में ही इसका गठन किया गया है। और ये किस क्षेत्र में काम करता है मेनास्टो स्पेस, तो ये अंतरिक्ष के हरित प्रौद्योगिकी से रिलेटेड काम करता है कि जो प्रपल्शन सिस्टम है उस प्रपल्शन सिस्टम को किस प्रकार से ज़्यादा ग्रीन बनाया जा सके, ताकि उसकी वजह से जो है वो कम प्रदूषण फैले, कोई प्रदूषण जो है वो ज़्यादा नहीं फैले, है ना। तो यहाँ पर अंतरिक्ष अभियानों के लिए वैकल्पिक ईंधन बनाना, जो अब तक जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उसके स्थान पर वैकल्पिक ईंधन बनाना, साथ ही साथ रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाना और डिओवेटिंग समाधान विकसित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर आ जाता है स्काई रूट एरोस्पेस। इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। ये किस क्षेत्र में काम करता है स्काई रूट एरोस्पेस, तो ये काम करता है उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास में, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में ये काम करता है। ये कंपनी छोटे, प्रभावी और किफायती उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर एक है सैटेलाइज, ये 2018 में यही बना था और ये उपग्रह संचार और उससे रिलेटेड सेवाएं प्रदान करता है। फिर एक है पिक्सल, है ना। तो ये पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रहों का एक समूह बना रहा है पिक्सल। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। तो इतने सारे हैं, इनमें से आपको कुछ दो चार तो याद कर ही लेने, ताकि मेंस में जो है आप कोट कर पाओगे कि अगर हम देखें स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं, इनकी क्या भूमिका है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पर कोट करोगे तो अच्छे मार्क्स आने की संभावना आपकी रहती है। फिर अगर हम यहाँ पर आ जाए कि ये जो स्टार्टअप्स है, इन स्टार्टअप्स का महत्व क्या है, कि क्या इनका महत्व रहा है या क्या महत्व है इनका, है ना। तो भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिलेगा ना, क्योंकि इनकी वजह से विविधता आ रही है। अब सारा काम देखिए, पहले तो एक तो इसरो ही कर रहा, अब इसरो की जगह पर बहुत सारे 10-20 संगठन आ गए, तो अब विविधता तो अवश्य ही आएगी और निजी क्षेत्र की भूमिका जो है वो भी मजबूत होगी। फिर क्या है, रोजगार और कौशल विकास को भी बढ़ावा दे रहा है भाई। ये जो संगठन काम करें तो इनमें कुछ वैज्ञानिक हैं, उनसे रिलेटेड और भी लोग हैं, उनको तो रोजगार मिलता ही होगा। तो ये उच्च तकनीकी रोजगार जो है वो उपलब्ध हमारे देश में करवा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में आवश्यक कौशल की वृद्धि करते हैं। फिर जो है वो इसरो के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं। अब तक जो कार्य जो है, जो उद्देश्य इसरो पूरा कर रहा था, उनको आप कहो कि उनको पूरक सहायता देने के लिए आ जाता है अब ये जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं वो आ जाता है और इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष सेवाओं और प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान देते हैं। कैसे, तो इनके बाद जो भी ये उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे और जो टेक्नोलॉजी विकसित ये करेंगे, उनके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ सैटेलाइट बना ले जो खुफिया इस्तेमाल जिनका होता हो, है ना। फिर यहाँ पर स्थिरता और नवाचार भी आएगा। क्या किस प्रकार की स्थिरता आएगी,
तो यहाँ पर जैसे कि स्टार्टअप्स है जैसे कि मेनास्तु स्पेस, ये क्या कर रहा है, ये पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है, जो भी गतिविधि जो टेक्नोलॉजी है उनको पर्यावरण अनुकूल बना रहा है, उनको स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी हमने पीछे देखा भी था कि किस प्रकार से ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो है उसमें उसके क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है। तो ये हमने देख लिया जो भी पब्लिक और प्राइवेट भारत में स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हमने ये जानकारी हासिल कर ली। तो बस आज का लेक्चर कर देते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।